एक नया चैप्टर दिखाई दे रहा है। ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ एक जगह पर आप साइड बुक में देखोगे तो इसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहा गया है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग एटम्स के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। यानी कि एटम्स के अंदर में कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेज आ सकता है, अगर वो मूव कर रहे हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना होता है। ये इतना कुछ सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। और स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को तो थोड़ा सा वो बेसिक पार्ट जो आप अंडर 10th क्लास में पढ़े उसको भी लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट जब करेंगे तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यहाँ तक का ये पोर्शन आपको लगेगा यानी 1 से 2 क्लास तक कि हम जानते हैं, जानना चाहिए था, ये अंडर 10th क्लास तक का है। यहाँ के बाद में अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे। आइसोटोप, आइसोबार थोड़ा सा आइडिया होगा, यहाँ थोड़ा सा और एडवांस करेंगे उसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब ये सब बिल्कुल नया टर्म है, न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर इसके बाद में आ जाएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे जो कह सकते हो आप कि केमिस्ट्री का अल्फाबेट है, एबीसीडी है। जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हो तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4 क्लास लगाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो तुम जानते हो उससे 4 टाइम्स ज्यादा हम लोग सीखेंगे, तभी तो वो 4 क्लास लगेगा। अब यहां से फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ में बढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, एटम है क्या? एटम कहते किसे हैं? एटम के बारे में जो सबसे पहले बताया वो जॉन डाल्टन थे, और जॉन डाल्टन ने ही एटम्स के बारे में बताया। जो भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने एटम्स के बारे में दिया उसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इनका ये थ्योरी एक्सेप्टेबल था। फर्स्ट टाइम किसी ने इनविजिबल सब्सटेंस के बारे में बताया है, इसलिए जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एन एटम भी कहा जाता है। जॉन डाल्टन, फादर कहने का मतलब यहां पर यह कतई नहीं है कि इनके बेटे का नाम डाल्टन ये एटम था। फादर ऑफ एटम कहने का मतलब ये कि इन्होंने एटम्स के बारे में उस वक्त की जितनी भी जानकारी थी उससे कहीं ब्रॉड इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया सोसाइटी को, साइंस को। इन्होंने बताया था जो भी एक्सप्लेनेशन, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हो गए, दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे, बैक टू बैक लेकर के चलेंगे, उसको भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधा सीधा आते हैं, आप टॉपिक लिखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम वाज डिस्कवर्ड बाय John Dalton. Atom was discovered by John Dalton, and therefore Dalton is known as father of an atom. Dalton is known as father of an atom. Father of an atom. The explanation given by him about atom is known as Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. Following पैराग्राफ चेंज करके, followings are some important postulates. Followings are some important postulates और एंड कर दो, और की जगह पे postulates and drawback
of Dalton's atomic theory. Drawback of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory, यानी दोनों लिखते चलेंगे, जो इन्होंने क्या पॉइंट दिया और बाद में क्या इन्वेंशन हुआ तो वो गलत हो गया, दोनों लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, एटम इज द smallest, atom is the smallest indivisible particle of a substance. Indivisible particle of a substance. Particle of a substance. देखो ये डाल्टन्स के थ्योरी का मेन पॉइंट था। इन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा सा पार्टिकल पॉसिबल है उसे एटम कहा जाएगा। इसे और इंडिविजिबल नहीं किया जा सकता, इसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यही सबसे छोटा है, यानी कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में जब साइंस डेवलप किया तो हमें पता है कि एटम के अंदर में भी उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, जिसमें आज हम लोग जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा और साइंस ज्यादा पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा और भी दूसरे पार्टिकल पाए जाते हैं एटम्स के अंदर में, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, अल्फा, बीटा, अल्फा छोड़ दो, बीटा पार्टिकल, गामा, ये सभी तो न्यूक्लियस के अंदर में ही पाए जाते हैं, एटम के ही इमिशन से निकल रहे होते हैं। लेकिन मेजर जो है वो तीन है, अल्फा, बीटा और गामा। तो डाल्टन्स ने बताया था कि यही सबसे छोटा है, तो ड्रॉबैक इनका ये हो गया कि नहीं, एटम से भी छोटा है, एटम को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आज के डेट में एटम बम इसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। एटम बम का मतलब होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय करके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसकी वजह से सभी देश जो है एक दूसरे से भयभीत खाता है। वो सामने वाला कमजोर भी है, लेकिन ये बात को लेकर के डरते हैं कि उसके पास कमजोर भी है लेकिन एटम बम है। जिस दिन उसको लगेगा कि अच्छा तुम मेरे ऊपर में अटैक कर रहे हो तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन तुमको भी लेकर के मरेंगे, ठीक है। तो वहां पर वो भी जो अटैक कर दिया, आप उसके ऊपर में, वो तुम्हारे ऊपर में, और इस तरीके से पूरा जो खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो लास्ट वर्ल्ड वार होगा, लास्ट वर्ल्ड वार होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। सब एक दूसरे के तरफ में जो एटम हम लगा करके फिट किए हुए हैं, सब ऑटोमेशन में है, यानी कि अगर वहां से चला तो मेरे यहां से भी चलेगा, ठीक है, और सब जो है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसीलिए वो लास्ट वर्ल्ड वार होगा, ठीक है। ये थर्ड फोर्थ जैसा कुछ नहीं होने वाला है, लास्ट होगा, ठीक है। आप देखिए जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, ठीक है। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, but now we know atom has subatomic particles. Atom has subatomic particles like electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. सेकंड पॉइंट लिखो, atoms of an element are identical in all respect, इन्होंने बताया कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम हो सकते हैं उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं हो, वो सब के सब हर एक मामले में आइडेंटिकल होंगे। लेकिन जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ, जैसे आप एक कॉमन आइसोटोप्स जानते होंगे C612 एंड C614, देखो तो कुछ डिफरेंस है इन दोनों में। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एटॉमिक मास में, इसमें 12 है और इसमें क्या है 14। तो डाल्टन साहब ने यह बताया था कि एक ही एलिमेंट के, ये भी कार्बन का ये भी कार्बन का है, तो एक ही एलिमेंट के एटम्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा।
वो सब के सब हर एक मामले में आइडेंटिकल होंगे, लेकिन जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ तो इनका ये पॉइंट जो वो गलत हो गया, क्योंकि आइसोटोप्स में मास नंबर अलग अलग होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ isotope, after the discovery of isotope, now we know atoms of identical element may have different mass number, थर्ड पॉइंट लिखो, atoms of different element differ in all respect, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम में किसी तरह का कोई सिमिलरिटी नहीं होगा। ये डाल्टन साहब के थ्योरी में बताया गया। लेकिन इसके बाद में फिर आइसोबार आया, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप आइसोबार। जैसे देखो ये आइसोबार है C614 और यहां ये आ गया N714। ये एलिमेंट है कार्बन का और ये एलिमेंट है नाइट्रोजन का, यानी दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। लेकिन डाल्टन साहब के अनुसार से इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, लेकिन आप बताओ तो दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या नाम है? एटॉमिक मास, यानी यहां भी इनका 14 है और इसका भी क्या है 14, तो इनका ये पॉइंट जो वो गलत हो गया, तो ये ड्रॉबैक में आएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ isobar, after the discovery of isobar, now we know atoms of different element have identical mass number, तो तीनों पॉइंट लिखवा दिए जो इनका मेन पोस्टुलेट था। ड्रॉबैक तो जैसे जैसे साइंस डेवलप किया वैसे वैसे एक लंबे समय के बाद में आया, लेकिन स्टार्टिंग में डाल्टन्स ने जो बताया था उस बात को लोग एग्री किए और इनका थ्योरी यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत पॉपुलर हुआ, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एन एटम कहा गया। साइंस के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ अभी इंफॉर्मेशन है मे भी हो सकता है कि आने वाले समय में उसमें चेंजेज हो जाए, क्योंकि साइंस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है, चेंज करता चला जा रहा है, तो वहां पर भी चेंजेज आया। डाल्टन साहब ने बताया था कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, और बिहेव भी कर रहा था, न्यूट्रल बिहेवियर शो करता था। एक एक्टिविटी किया गया, देखा गया कि जनरली एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तभी तो देखते हो कि पोल के ऊपर में जो वायर है, नेकेड वायर है, वहां करंट फ्लो कर रहा है, हम लोग नीचे चल रहे हैं तो उस वायर और हमारे बीच में एयर प्रेजेंट है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि ऊपर वाले वायर से एक और तार लटक रहा है लोहा का, और वो आपके बॉडी को अगर टच कर गया तो करंट का शॉक लग जाएगा, क्योंकि यहां बीच में कंडक्टर आ गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो साइंटिस्ट में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अब साइंटिस्ट लोग देखे कि क्या कुछ चेंज करने के बाद में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि एयर में भी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेज आए। तो
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इसे वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि यहां से हम इसके एयर को पंप आउट कर सकें, बाहर की तरफ में खींच सके। अभी नॉर्मल कंडीशन में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है उसे हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहां पर इसे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया और इस जगह पर ये बैटरी है, इन्हें जोड़ दिया गया बैटरी से। एक को रखा गया पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को रखा गया निगेटिव टर्मिनल। यहां से एयर को पंप किया गया और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया गया। यहां पर ये लॉक कर देते हैं, फिर जब एयर पंप करना होता है तो हम बाहर की तरफ में निकालते हैं। इसमें ग्लो करने के लिए जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया गया इसके चारों तरफ में, यहां पर ये ग्लो करने वाला, ताकि जो इनविजिबल रेडिएशंस है जो हमारा आंख नहीं देख पा रहा है लेकिन उसके सामने में जाने के बाद में वो ग्लो करने लगे, यानी कि चमकने लगे। हमारे आंख का बहुत सारा लिमिटेशन होता है। जैसे आप रिमोट लेते हैं तो रिमोट को ऑन करते हैं तो फिर चैनल चेंज करते हैं तो सब कुछ रिमोट से होता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहाँ से जो इंफ्रारेड निकल रहा है वो इनविजिबल रे है। लेकिन अगर उसी रिमोट को तुम कैमरे के सामने में ले जाओगे और वहां पर तुम बटन दबाओगे तो ये फ्लैश करता हुआ दिखाई दे जाएगा तुमको। वो फ्लैश करता हुआ पकड़ में आ जाएगा कि ये फ्लैश कर रहा है, वो ग्लो करता है। जैसे अभी कैमरा जो लगा हुआ है वो नाइट विजन है, रात में जो है वो ऐसे ये रेड कलर का सिर्फ दिखता है, बाकी का कमरा जो है वो अंधेरा दिखता है, लेकिन ये कैमरे में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट साफ पिक्चर आता है। और एक कैमरे को दूसरे कैमरे की तरफ में फोकस करोगे तो लगेगा कि वहां से टॉर्च के जैसा लाइट निकल रहा है, यानी कि कैमरा जो इस इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है वो पकड़ ले रहा है, वहां पर वो पकड़ ले रहा है, वो उसका एडवांटेज है। तो इसके लिए जिंक सल्फाइड का लेयर लाया गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया गया, यानी कि करंट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते इसको हम लोग ले गए 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी तक, और इसके प्रेशर को यहां से एयर को सक करने लगे। पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, घटाते घटाते जब हम लोग 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंचाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका ये पीछे वाला ये पार्ट जो है वो ग्लो करने लगा, यानी कि ये पार्ट क्या होने लगा, चमकने लगा। तो ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सामने से कुछ रेडिएशन आ रहा है, तो इस जगह से रेडिएशन निकलता हुआ इमेजिन किया गया, और यही रेडिएशन जो यहां पर जब स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वजह से पीछे का पार्ट ग्लो कर रहा है। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा गया और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा गया, इन्हें कैथोड कहा गया। तो ये रे कहां से निकल रहा था, कैथोड से, और इसी रे का नाम दिया गया कैथोड रे। तो आपसे अगर कोई पूछता है सिंपल व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे, तो आप बताओगे द रे इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड गोज टुवर्ड्स एनोड inside the discharge tube at 10,000 volt electricity and 10⁻⁻⁴ atmospheric pressure is called cathode ray। यानी कैथोड रे निकलता कहां से है, कैथोड से, जाता कहां है, एनोड की तरफ। कब निकलता है ये, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे बनाया जाता है। एक्सरे कराने के लिए जो आप जाते हो ना, तो एक्चुअली एक्सरे के लिए वो डिस्चार्ज ट्यूब ही होता है जो मशीन होता है। कैथोड रे जब इसके रास्ते में टंगस्टन को डाल देते हैं, हेवी मेटल को डाल देते हैं, तो उससे टकरा करके एक्सरे का फॉर्मेशन होता है। यानी कि वहां वो जो मशीन है जो एक्सरे करने वाला है वो डिस्चार्ज ट्यूब ही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना जनरेट करता है, उसके अंदर में वैक्यूम क्रिएट किया हो जाता है मशीन से, और उस कंडीशन में जो रे निकल रहा है वो टंगस्टन पे टकराता है, और टंगस्टन से टकराने के बाद में एक रे निकलता है। पहले उस रे के बारे में जानकारी नहीं था तो उसको लोग एक्स बोल दिए। कैसे, हम लोग किसी का वैल्यू नहीं जानते हैं मैथ्स में, तो क्या कर देते हैं, लेट अस कंसीडर इट इज एक्स। तो वहां से जो रे निकला नहीं पता चला तो बोल दे कि अच्छा ये मान लो इसको एक्स रे है, और फिर ये नाम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि आज के डेट में भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक्सरे के नाम से जानते हैं, ये एक्सरे है। तो वो भी डिस्चार्ज ट्यूब ही है। आपको लग रहा हो कि डिस्चार्ज ट्यूब कहाँ देखेंगे, तो आप एक्सरे जाओगे तो देखोगे तो एक गोल जैसा मशीन रहता है जिसको लेकर के वो करता है, तो वो अंदर में डिस्चार्ज ट्यूब ही है, वो इसी तरीके का है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका प्रॉपर्टीज किस तरीके का है, तो कैथोड रे के प्रॉपर्टीज के लिए इसके सामने में पॉजिटिव प्लेट डाल दिया गया, चार्ज पता करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ में निगेटिव प्लेट डाल दिया गया। पता चला ऑब्जर्व करने पर
कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ में मूव कर रहा है। तो बताओ तो पॉजिटिव की तरफ में कौन मूव करेगा? जो निगेटिव होगा वो, या जो पॉजिटिव होगा वो? निगेटिव होगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे निगेटिवली चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ में मूव कर रहा है। इसके सामने में माइका, माइका अब्रक को कहा जाता है, लाइटेस्ट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ताकि चार्ज की वजह से वो अफेक्टेड नहीं हो। इसको जब इसके सामने में रख देते हैं तो ये रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपका आंख बंद भी कर दिया जाए, फैन के नीचे आप हैं, फैन ऑन किया जाएगा तो आपको फील होगा कि नहीं होगा? हवा का दबाव पड़ेगा आपके ऊपर में, तो ये दबाव पड़ना पार्टिकल का प्रॉपर्टी जाता है। तो ये आपका पार्टिकल प्रॉपर्टीज, पार्टिकल लाइक बिहेवियर जो है वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर। इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको 2-3 पॉइंट हम यहां लिखवा देते हैं। लिखिए आप, पहले हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस, और कैथोड रेस। लिखिए इसमें, एट वेरी लो, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, ब्रैकेट में लिख देना 10⁻⁻⁴ एटमोस्फेयर, 10⁻⁻⁴ एटमोस्फेयर, ब्रैकेट क्लोज, and high potential difference, and high potential difference, potential difference, ब्रैकेट में लिखना 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, ब्रैकेट क्लोज, a ray emitted from, a ray emitted from, emitted from cathode, a ray emitted from cathode and goes towards anode, and goes towards anode, goes towards anode, towards anode. That ray was called, that ray was called cathode ray. That ray was called cathode ray. Cathode ray. Paragraph change. Following are, following are some important characteristic, some important characteristic of cathode ray. Some important characteristic of cathode ray, of cathode ray. Point wise लिखो. First point, it moved towards, it moved towards positively charged plate, it moved towards positively charged plate, positively charged plate. It means, it means it is negatively charged, it is negatively charged. यानी दोनों पार्ट बता दिए कि कैसे कहेंगे कि ये निगेटिव है, क्योंकि ये कहां जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ में जा रहा है। सेकंड पॉइंट, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक पढ़े हुए ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक यानी कि जिसके दूसरी तरफ में लाइट नहीं पार करके जाता है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट is placed, is placed in its path, is placed in its path, shadow is produced, shadow परछाई बनता है, shadow is produced, is produced. It indicates that, it indicates that
it travel, it indicates that it travel in a straight line, it travel in a straight line, in a straight line. क्योंकि शैडो तभी बनेगा जब उससे टकराने वाला रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे लाइट, यह भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए लाइट जब आपके बॉडी पे स्ट्राइक करता है तो उसका शैडो बनता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता तो आप यहीं बैठे हुए हैं तो लाइट यहां से ऐसे घूम करके पीछे चला जाता। तो जब तक लाइट रुकेगा नहीं तब तक शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट भी, इसलिए शैडो बनता है। कैथोड रे के रास्ते में भी ओपेक ऑब्जेक्ट डाल दिए तो पीछे में जहां ग्लो कर रहा था वहां शैडो बन रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रोटेट द माइका व्हील, MICA, it rotate the mica wheel placed in its path, it indicates that it produces mechanical effect, mechanical effect and made up of material particle which is known as electron, यानी घुमा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें पार्टिकल्स हैं और उसी पार्टिकल्स का नाम जो निगेटिवली चार्ज है उसे कहा गया इलेक्ट्रॉन। अभी तक के डिस्कवरी में पहले तक में ये पता था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में गैस है तो गैस के भी जो सबसे छोटे से पार्टिकल होंगे वो एटम होगा। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अब यहां पर उसी गैस से जो बन रहा है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन रहा है। तो निगेटिव है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, क्योंकि निगेटिव अकेले तो नहीं रहेगा। जब निगेटिव के बराबर का ही पॉजिटिव होगा तभी इलेक्ट्रिकली क्या रह सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है। डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया गया, बार बार कुछ कुछ चेंजेस ला करके किया गया। तो यहां चेंज लाने के बाद में क्या चेंज किया गया कि इस बार में कैथोड जो है वो परफोरेटेड लिया गया। परफोरेटेड कहने का मतलब जिसमें होल हो, इस तरीके से। ये निगेटिवली चार्ज यानी कि कैथोड था और इस जगह पर यहां लिया गया एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां से बैटरी से हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो देखा गया कि यहां से कैथोड तो निकल ही रहा था, इसका ये पीछे वाला पार्ट भी ग्लो करने लगा। इसका मतलब यहां एनोड से रे निकल करके कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ में। तो पहले जहां कहा गया कि द रे इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड गोज टुवर्ड्स एनोड वाज कॉल्ड कैथोड रे, उसी तरह से जो रे एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ में जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा, एनोड रे कहा जाएगा। यहां पर भी प्लेट रखा गया, तो प्लेट रखा गया तो अब ये जो है निगेटिव प्लेट की तरफ में जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एनोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर के बना है उसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके रास्ते में भी रखा गया ओपेक ऑब्जेक्ट को, तो वो शैडो बना रहा है। इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये भी माइका व्हील को रोटेट कर दे रहा है, इसका मतलब ये भी पार्टिकल नेचर पर डिपेंड कर रहा है और इनके पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन। लिखिए, लिखवा देते हैं, हेडिंग डाल लो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ब्रैकेट में एनोड रे, एनोड रे लिखिए इसके बारे में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, after the discovery of cathode ray,
the ray emitted from anode, the ray emitted from anode, the ray emitted from anode and goes towards cathode, was called anode ray, anode ray. Paragraph change. Following are some important characteristic. Following are some important characteristic of anode ray. Some important characteristic of anode ray. अब मेजर पॉइंट लिखवा दे रहे हैं इसे. लिखिए फर्स्ट पॉइंट. It travel in a straight line. It travel in a straight line. Next point. It is positively charged. It is positively charged. Positively charged. Next point. It produces mechanical effect. It produces mechanical effect and made up of positively charged particle, made up of positively charged particle known as proton. Positively charged particle known as proton. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं हम, क्योंकि ये सारा पार्ट जो अंडर 10th क्लास का है, हम लोग उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे, जहां हमें 11th में जो ज्यादा पढ़ना है, जो 11th के लिए नया है. लेकिन सब पार्ट को टच करते हुए आगे की तरफ में बढ़े हैं हम लोग. कैथोड रे का डिस्कवरी हो गया, एनोड रे का डिस्कवरी हो गया, यानी ये पता चल गया कि इसमें एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज. अब सवाल उठता है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से अरेंज रहेंगे. तो इसके लिए जे थॉमसन साहब ने अपना एक मॉडल दिया, जो इन्हीं के नाम पर जाना जाता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसे कहते हैं हम लोग. ध्यान से सुनो, फिर सब लिखवा देंगे. इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. इस तरीके से ये पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है. ये पूरा स्फीयर यानी कि गोला पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी के अंदर में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इस तरीके से ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में फैला हुआ. ये दोनों इस तरीके से अरेंज्ड हैं, इनका मैग्नीट्यूड इस तरीके से है कि जितना ये निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, उतना ही पॉजिटिव आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके. इन्होंने यहां पर इस पॉजिटिवली चार्ज को, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये प्रोटॉन हो गया. इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. ये निगेटिवली चार्ज हैं, इन्हें कहा गया क्या, इलेक्ट्रॉन. इनके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, और ये पूरे कंबाइन कर किसका फॉर्मेशन कर लिया, एटम का. अब ये बोले कि देखिए डाल्टन साहब ने बताया था कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हम भी कह रहे हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एटम दो पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, दो चार्ज पार्टिकल से. एक पूरा का पूरा स्फीयर हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज, और उसी के अंदर में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया. ये इसलिए भी उस वक्त में एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट यानी कि प्रोटॉन था, उसका मास कहीं ज्यादा था इलेक्ट्रॉन से. तो लोग माने कि हाँ
यानी कि छोटा छोटा जो है निगेटिव पार्ट होगा तो ये हल्का था, और जो हैवियर पार्ट बचा हुआ रह गया वो इसमें का स्फीयर है वो यहां आ गया। इन्होंने समझाने के लिए आम भाषा में कुछ अपने आसपास का एग्जाम्पल्स लिया। जैसे इन्होंने बताया कि वाटरमेलन यानी कि तरबूजा कि एटम देखो बाबू है क्या, तरबूजे के जैसा है। तो जिस तरह से तरबूजा में सीड्स फैले हुए होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो एडिबल पार्ट जिसे फ्लेश कहते हैं जो हम लोग खाते हैं वो पूरा का पूरा प्रोटॉन है। तो इनके इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने पडिंग का एग्जाम्पल देकर के बताया कि जिस तरह से पडिंग में ब्रेड्स के ऊपर में चॉकलेट जो वो डिप्ड होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, और वो पूरा का पूरा जो ब्रेड का पार्ट है वो आपका प्रोटॉन से यानी कि पॉजिटिव चार्ज से लिखा हुआ है। रेसिन मॉडल भी कहा जाता है। तो इनका नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, ये जिससे इन्होंने कंपेयर किया उसके अनुसार से। आप लिखो टॉपिक। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ electron and proton J.J. Thomson proposed his atomic model known as Thomson's atomic model, according to his atomic model, an atom is positively charged sphere. An atom is positively charged sphere in which negatively charged electrons are embedded like seeds are dispersed in watermelon, like seeds are dispersed in watermelon। यानी उन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन उसी तरह से बिखरे हुए होते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में उसका बीज फैला हुआ होता है। यानी कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव स्फीयर है। जैसे यहां पर हमने बताया कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसी में निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पैराग्राफ चेंज। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल is also known as watermelon model, plum pudding model, plum pudding model, and resin model, RESIN, and resin model, डाल्टन साहब का थ्योरी गलत हो गया यहां पर। उन्होंने बताया कि एटम ही सबसे छोटा है। इन्होंने बताया कि नहीं, एटम के अंदर में भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से उस वक्त तक के न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इस वक्त तक में लोग यही मान के चल रहे थे कि एटम में दो ही पार्टिकल हैं, एक निगेटिव जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, दूसरा पॉजिटिव जिसे प्रोटॉन कहा गया। अब
इनका मॉडल जो है एक्सेप्टेबल हो गया। इनके मॉडल को गलत किया गया रदरफोर्ड साहब के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ध्यान से देखो, फिर सब लिखवा देंगे। इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड सोने का पत्थर। कहा जाता है कि गोल्ड इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि गोल्ड मैलिएबल नेचर का होता है, इसे हैमर्ड करके पतला से पतला सीट बना सकते हैं। इतना पतला बाकी किसी दूसरे मेटल का नहीं बनाया जा सकता है, वो क्रैक कर जाएगा। कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो उसमें जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे उन्हें एटम्स कहा जाएगा। आपको समझ में आए इसलिए इसके एक एटम के बारे में लेकर के चलते हैं। ये इस तरीके से एटम था, यहां से इन्होंने अल्फा रे से अटैक कराया। अल्फा रे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है, ये पॉजिटिवली चार्ज रे होता है। सामने में जिंक सल्फाइड का लेयर लगा हुआ था, बुक में देखेंगे तो वहां डायग्राम लिखेगा। अब ये अल्फा रे टकराया और सामने का पार्ट ग्लो कर रहा है। सीधा सीधा ऐसे समझो कि जब अल्फा रे पार कराते हैं तो बहुत सारे अल्फा रे विदाउट एनी डेविएशन इस एटम को पार करके निकल जाता है। यहां इसको पार करके निकल गया दूसरी तरफ में। कुछ अल्फा रे सेंटर से ये डेविएट कर जाता है, ऐसे इस तरीके से ये मूव कर जाता है ऐसे, और कुछ अल्फा रे जाता है और फिर उसी रास्ते पर बैक आ जाता है, यानी कि ये बाउंस बैक कर जाता है, वापस आ जाता है। तो कंक्लूजन ये आया कि इसका मतलब यह है कि एटम का ये सेंट्रल पार्ट बहुत छोटा है और ये किस नेचर का है, पॉजिटिवली चार्ज। तभी तो यहां से गया और टकरा करके वापस आ गया। 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल का आपको ध्यान में रखना है। कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी चीज को हम लोग देखते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन हुआ, अब उसी के अनुसार से हम लोग अपना एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लिया कि किसी टीचर को आप देखे कि बच्चा को खड़ा करा करके उसको जो है छड़ी से मार रहे हैं, तो आप देखें कि टीचर बच्चे को खड़ा करा करके छड़ी से मार रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। और कंक्लूजन ओकरा भी ना जो वो पढ़े खतरनाक हो, ठीक है, ये क्या निकल गया, कंक्लूजन निकल गया। करते हैं ना कि वो जो है वो इस तरीके से, वैसे ही यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन होता है। हम टीचर भी स्टूडेंट्स के साथ में ऑब्जर्व और कंक्लूजन निकालते हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, डांट रहे हैं या आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसके अनुसार से आपका एक्सप्रेशन में चेंजेस देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अगर हो रहा है चेंजेस तो इसका मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर है। और अगर कुछ नहीं है, हम आपसे पूछे कि बताओ जी, पहले बता दिए कि देखो यहां से रे इधर जा रहा है, अब फिर तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जी यहाँ क्या हो रहा है, अब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन यहाँ पर क्या आया, तुम बोले नहीं, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। और कंक्लूजन ये निकला कि ये यहाँ बैठा हुआ है लेकिन इसका दिमाग यहाँ पर नहीं है, दिमाग कहीं और है। उसी तरीके से इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दिया क्या, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पासिस थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डेविएशन के सारे बहुत सारे अल्फा रे पार करके चले जाते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि एटम इज स्पेसियस, क्योंकि अगर कुछ बीच में रोकने वाला होता तो उससे टकराता, तो पार करके निकल गया। कुछ अल्फा रे सेंट्रल पार्ट से दूर जाते हैं, तो अल्फा रे खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। कुछ अल्फा रे टकरा करके फिर बाउंस बैक कर गए, इसका मतलब एटम का सेंट्रल पार्ट जो बहुत छोटा है और इतना ज्यादा डेंस है कि उसको अल्फा रे भी पार करके नहीं जा पाता है, उससे टकराया और फिर क्या हो गया, वापस चला आएगा। तो ये रदरफोर्ड्स का मॉडल था। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को इन्होंने गलत कहा, बोला कि बताओ तुम्हारे अनुसार से अगर पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज होता तो जब हम अल्फा रे डाल रहे हैं तो सब जगह से डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। बीच में इलेक्ट्रॉन है उससे भी वो टकरा रहा होता वहां पर, लेकिन ये डिफ्लेक्शन सिर्फ कहां से आ रहा है, सेंटर से। इसका मतलब पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव नहीं है, एटम का सिर्फ अंदर का एक छोटा सा पार्ट पॉजिटिव है, जिसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस। देख रहे हो कैसे गलत किया गया, लॉजिकली गलत किया कि पूरा का पूरा अगर एटम पॉजिटिव रहता तो सब जगह से रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता, लेकिन सिर्फ सेंटर से डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो भी बहुत छोटा सा साइज है, क्योंकि अधिकांश पार करके चले गए, कुछ ही जो वो टकरा करके डिफ्लेक्ट किए हैं।
लिखिए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हेडिंग डाल लिए होंगे आप, लिखो इसके बारे में, 2 लाइन जगह छोड़ दो फिर लिख लेना आप। लिखिए इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, in Rutherford alpha scattering experiment, a scattering experiment, alpha ray was bombarded, alpha ray was bombarded, ये सब अल्फा रे है, अल्फा रे was bombarded on the thin gold foil, on the thin gold foil, thin gold foil, सोने के पतले पत्थर पर अल्फा रे अटैक कराया गया। The following observation and conclusion were recorded. Following important observation and conclusion were recorded. अब क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन था, एक एक करके पॉइंट वाइज लिखवाते हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, most of the alpha ray passes through the gold foil, without any deflection, It concludes that atom is spacious. It concludes that atom is spacious. Atom is spacious. Second point, a very few alpha rays deviated from the central part of an atom. It concludes that the central part of an atom ब्रैकेट में लिखोगे न्यूक्लियस ब्रैकेट क्लोज is positively charged. Last point, a very few alpha ray bounce back, टकरा करके वापस लौट आता है, bounce back from the central part, and it concludes that the central part of an atom is very small and very dense.
एंड वेरी डेंस, एंड वेरी डेंस। समझ में आया ये? ऑब्जर्वेशन 3, बहुत सारे रे पार करके चले गए, इसका मतलब एटम खाली है। कुछ सेंटर से डेविएट किए, इसका मतलब सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव है। कुछ टकरा करके वापस उसी पाथ पर आ गए, इसका मतलब इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है कि अल्फा रे भी उसको पार करके नहीं जा पाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिन्हें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। सुन लो तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और ये, अच्छा छोड़ते हैं, अगले क्लास में ही बताते हैं। बेचैन दिख रहे हो तुम लोग, इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से, लग रहा है कि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।